स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था निरुपाधिक तर्क वाक्यों के प्रतीकात्मक रेखा चित्र। जो ये लॉजिक की एक श्रृंखला चली आ रही है वीडियोज की, उसमें हमने देखा था सबसे पहले हमने पढ़े निरुपाधिक तर्क वाक्य क्या होते हैं, उसके पश्चात हमने पढ़े निरुपाधिक तर्क वाक्यों के प्रकार। उन निरुपाधिक तर्क वाक्यों के प्रकारों को हमने प्रतीक चिन्ह या सिंबल्स दिए। सिंबल्स देने के बाद उनका एक डायग्राम बनाया या एक रेखा चित्र बनाया कि भाई निरुपाधिक तर्क वाक्यों को रेखा चित्रों के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, हम फिर एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी तर्क वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य पद होता है, एक विधेय पद होता है। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं। उद्देश्य पद सब्जेक्ट, विधेय पी। इसको मैं एलोबरेट कर देता हूं, पी विधेय पद या फिर प्रेडिकेट। एस यानी सब्जेक्ट या उद्देश्य पद क्या होता है हम सभी को पता है। किसी निरुपाधिक तर्क वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब यहां देखिए, यहां मैंने बताया ये तीन तरह की स्थितियां बनती हैं। पहला, एक, दो और तीन। ये सब चीजें आपको मैं समझा चुका हूं। आज यहां दिखाने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप इसको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें, ताकि जब हम आगे के यूनिट्स करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, पहला हिस्सा एस पी और वापस एस पी। यहां एस पी क्यों लिखे? एस का अर्थ उद्देश्य, पी का अर्थ विधेय। इन दोनों के शॉर्ट रूप में हमने लिख दिए। सबसे पहले नंबर एक, पहले भाग में क्या है? पहला भाग वह है एस का वह भाग जिसमें पी वर्ग के सदस्य नहीं है। देखिए यहां आपको सीधा दिख रहा है एस का वह भाग जिसमें पी के सदस्य नहीं है। दूसरा, इसमें एस भी है और पी भी है, कॉमन है। एस एवं पी दोनों के या दोनों वर्ग के सदस्य हैं, उपस्थित हैं। और तीसरा हिस्सा क्या बनता है? तीसरा हिस्सा यह बनता है कि P का वह भाग जिसमें S वर्ग के सदस्य नहीं है या जिसमें S नहीं है। इसके अलावा चौथा हिस्सा यहां यह बनता है जहां न तो S होता है न ही P होता है। यह एक तर्क वाक्य का रेखा चित्र है, डायग्राम है। उसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तर्क वाक्य में जो उद्देश्य और विधेय पद है उनके आपसी संबंध को इसके माध्यम से समझाया गया। हालांकि व्याप्ति के समय हम ये समझ चुके हैं। अब इसके बाद आगे चारों आकृतियों के, चारों निरुपाधिक तर्क वाक्यों की आकृतियां जो प्रतीकात्मक रेखा चित्र बने थे वो मैं आपको समझा चुका हूं। एक बार उनको हम वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ए प्रकार के तर्क वाक्य हैं उनका रेखा चित्र कैसा बना था? ये उद्देश्य, ये विधेय, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट 1 2 3, और यह हिस्सा मैंने छायांकित किया था, कलर किया था। इसको खाली दिखाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं। तो यह बना ए का, और इसकी इक्वेशन यह बनी थी एस पी बार इक्वल टू 0। फिर बनाया था हमने ई का,
ई का कैसे बनाया था, यह हुआ उद्देश्य का, यह हुआ विधेय का। सब्जेक्ट प्रेडिकेट 1 2 3 SP इक्वल टू अरे देखा नहीं क्या वीडियो, चलो मैं बता देता हूं। SP इक्वल टू G। इसको वापस हमने छायांकित कर दिया। इसके बाद I का उद्देश्य, विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट 1 2 3, इसका बनेगा SP नॉट इक्वल टू 0। मतलब S और P का कॉमन भाग 0 के बराबर नहीं है, तो वहां क्या है, कुछ सदस्य हैं, कितने हैं, X हैं। यह बना I का और O का रेखा चित्र। उद्देश्य, विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट 1 2 3, इसका क्या बनेगा, S P बार नॉट इक्वल टू 0। S का वह भाग जो P में नहीं है, 0 के बराबर है, अर्थात वो क्या है, इसमें कुछ सदस्य हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, तो हमने इसको X के माध्यम से दिखा दिया। तो यह हुए निरुपाधिक तर्क वाक्यों के प्रतीकात्मक रेखा चित्र। 4 प्रकार के रेखा चित्र हैं। आगे जब हम जॉन वेन के डायग्राम पढ़ेंगे, जॉन वेन के रेखा चित्र पढ़ेंगे, तो उस समय हमें क्या करना है, हमें यह चारों याद होने चाहिए। अच्छे से देख लीजिए, A E I और O। A प्रकार के निरुपाधिक रेखा, I प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्यों का, E प्रकार के और O प्रकार के। इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। फिर भी किसी छात्रा को, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आए तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो अपना, उस पर वो कह सकती है, बोल सकती है कि सर मुझे यहाँ ये समझ नहीं आया, या मुझे फोन कर सकती है, मैं वहां आपको समझा दूंगा कॉलेज आने पर, जब भी फिजिकल क्लासेस पॉसिबल होगी। लेकिन इतना इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ है नहीं, आप आराम से इसको अच्छे से समझ सकते हो। चारों हो गए A E I और O। अब इनको पढ़ने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है निरुपाधिक न्याय युक्ति या निरुपाधिक न्याय वाक्य। पहले हमने पढ़े निरुपाधिक तर्क वाक्य, उसके पश्चात हम पढ़ने जा रहे हैं निरुपाधिक न्याय युक्ति या निरुपाधिक न्याय वाक्य। देखिए, निरुपाधिक तर्क वाक्य में क्या था, एक तर्क वाक्य था जिसमें किसी भी प्रकार की कंडीशंस नहीं थी, एक परिमाणक था, उद्देश्य, विधेय और संयोजक था। लेकिन न्याय वाक्य में या न्याय युक्ति में, आर्गुमेंट में, युक्ति में क्या होता है, सिलोजिज्म में यह होता है कि इसमें एक से अधिक तर्क वाक्य मिलकर जब एक न्याय वाक्य स्थापित करते हैं, एक पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिसमें कुछ आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से चरणबद्ध तरीके से जो एक न्याय स्थापित करते हैं, उसको न्याय वाक्य या न्याय युक्ति कहते हैं। तो मूल रूप से क्या होता है, किसी न्याय वाक्य या न्याय युक्ति में कुछ आधार वाक्य होंगे और एक निष्कर्ष होगा। जैसे हम साधारण से साधारण लें तो किसी युक्ति में कुछ आधार वाक्य होंगे और एक निष्कर्ष होगा। यह ध्यान रखना है कि न्याय वाक्य कैसा भी हो, निरुपाधिक हो, बिना निरुपाधिक हो, निष्कर्ष सदैव एक होगा। आधार वाक्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक हो सकती है, लेकिन एक से सदैव अधिक होगी। लेकिन जब बात हम निरुपाधिक न्याय युक्ति या न्याय वाक्य की करते हैं तो इनमें 2 आधार वाक्य और एक निष्कर्ष होगा। देखिए, इसका एक उदाहरण आपको लिखवाता हूं। देखिए, जो सदैव लिखवाता हूं, सभी मनुष्य मरणशील
सभी प्रोफेसर मनुष्य हैं। निष्कर्ष अतः है सभी प्रोफेसर मरणशील यह एक निरुपाधिक न्याय वाक्य या निरुपाधिक न्याय युक्ति का उदाहरण है। एक निरपेक्ष या निरुपाधिक न्याय युक्ति में केवल और केवल 3 ही तर्क वाक्य होंगे। कितने होंगे? केवल 3। इन 3 में से प्रथम 2 आधार वाक्य होंगे और तीसरा निष्कर्ष होगा। यह ध्यान रखना है, निरुपाधिक या निरपेक्ष न्याय युक्ति में केवल 3 निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं, जिनमें से कोई 2 निरुपाधिक न्याय वाक्य के आधार वाक्य होंगे और तीसरा उसका निष्कर्ष होगा। जैसे यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है, पहला और दूसरा आधार वाक्य है और तीसरा क्या है? निष्कर्ष है। कुल कितने हैं निरुपाधिक तर्क वाक्य? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सभी मनुष्य मरणशील है। कैसा निरुपाधिक वाक्य है? ए प्रकार का। सभी प्रोफेसर मनुष्य हैं। कैसा है? ए प्रकार का। और सभी प्रोफेसर मरणशील है। कैसा है? ए प्रकार का। यह कैसे निकाला मैंने आपको बता रखा है। 4 प्रकार के जब हम निरुपाधिक तर्क वाक्यों को प्रतीकात्मक रूप दे रहे थे तो क्या लिखा था? उद्देश्य और विधेय तो सब में कॉमन है। सभी है वाले ए प्रकार के, कोई नहीं है वाले ई प्रकार के, कुछ है आई प्रकार के, कुछ नहीं है ओ प्रकार के। तो यहां देखिए सभी मनुष्य मरणशील है, सभी है, सभी हैं, सभी हैं, तो किस प्रकार के हो गए? ए प्रकार के। जहां निरुपाधिक तर्क वाक्य में 2 ही पद होते थे, वहीं पर निरपेक्ष तर्क वाक्य न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं निरपेक्ष न्याय वाक्य में? 3 पद। केवल 3 और अधिक से अधिक 3। ना तो 3 से कम होंगे, ना 3 से अधिक होंगे। तो देखिए निरपेक्ष न्याय वाक्य में कैसे 3 का सिस्टम चल रहा है। निरपेक्ष न्याय वाक्य में निरुपाधिक तर्क वाक्य कितने होते हैं? 3। पद कितने होते हैं? 3। अब देखिए वहां कौन कौन से 3 पद होते हैं। 2 पद के बारे में तो हमने पढ़ रखा था। कौन कौन से होते हैं? पहला पद उद्देश्य पद, दूसरा विधेय पद। इसके अतिरिक्त निरपेक्ष न्याय वाक्य में तीसरा पद मध्यम पद होता है। पहला उद्देश्य पद, दूसरा विधेय पद, तीसरा मध्यम। अब आपके समक्ष सवाल आता है, सर उद्देश्य पद और विधेय पद के बारे में तो हमने पढ़ रखा था, लेकिन ये मध्यम पद क्या होता है? इन पदों को कैसे पता किया जाता है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य में पदों को कैसे जाना जाए? तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमारे सामने निरपेक्ष न्याय वाक्य आए तो उसमें सबसे पहले निष्कर्ष को पहचानना है। सबसे पहले क्या करना है? निष्कर्ष को पहचानना है। तो सवाल आएगा सर निष्कर्ष को कैसे पहचानेंगे? निष्कर्ष को पहचानने के लिए हमें क्या करना है? निष्कर्ष हमेशा अतः है। इसलिए इस तरह के जो वाक्य हैं उनके बाद शुरू होने वाला प्रत्येक वाक्य क्या होता है? निष्कर्ष। अतः है, इसलिए, इस प्रकार से, इसके पश्चात शुरू होने वाला प्रत्येक निरुपाधिक तर्क वाक्य निष्कर्ष होता है। उसको सबसे पहले नीचे लिख दिया जाता है निष्कर्ष लिख के। निष्कर्ष लिख दिया, निष्कर्ष लिखते उसकी हम पहचान कर लेते हैं कौन से प्रकार का है। कौन से प्रकार का करने के बाद हम उसमें उद्देश्य और विधेय पद की पहचान कर लेते हैं। उद्देश्य पद की पहचान का क्या तरीका है? किसी निरुपाधिक तर्क वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उस निरुपाधिक तर्क वाक्य का उद्देश्य पद या सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? सर प्रोफेसर के बारे में कहा जा रहा है। तो यह क्या हो गया? हमारा उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
फिर उसके पश्चात सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे कहा जाता है विधेय पद। तो यह क्या हो गया, विधेय पद P। तो यह दो पदों की तो हमने पहचान कर ली, उद्देश्य की कर ली और विधेय पद की कर ली। अब देखना यह है कि देखो तीन पद है, तो उसके पश्चात अब फिर एक सवाल आता है। फिर सवाल क्या आता है, सर निष्कर्ष तो हो गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर पे कौन सा आधार वाक्य आएगा और दो नंबर पे कौन सा आधार वाक्य आएगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले निष्कर्ष में जो विधेय आया हुआ है, निष्कर्ष में विधेय क्या आया हुआ है, मरणशील। तो इसको छोड़ते हुए बाकी दो जो निरुपाधिक तर्क वाक्य बचे हैं जिनमें ये विधेय पद प्रयुक्त हुआ है वो सबसे ऊपर जाएगा, वो पहला आधार वाक्य बनेगा। तो किसमें आया हुआ है, मरणशील में। तो ये मरणशील वापस क्या हो गया, विधेय पद। ये शॉर्ट रूप मैंने लिख दिया, आपको बार बार समझा ही चुका हूं। उद्देश्य को हम क्या लिखते हैं, S, विधेय को क्या लिखते हैं, P, और मध्यम पद को लिखेंगे M, मिडिल में। तो P हो गया, ये पहले पे आ गया। अब पहले पे आ गया तो उद्देश्य पद। अब हमारे पास क्या है, उद्देश्य पद वाला हमेशा दूसरा आधार वाक्य बनेगा। पहला आधार वाक्य किसको बनाना है, पहला आधार वाक्य उसको बनाना है जो निष्कर्ष में विधेय पद आया है, वह पद बाकी किसी अन्य आधार वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो वह आधार वाक्य पहला आधार वाक्य कहलाता है। पहला हो गया सभी मनुष्य मरणशील। अब इसको देखने के बाद अगर हम इन परिमाण को हटा दें, ये सभी क्या है, क्वांटिफायर्स है, परिमाणक है। परिमाणक हमने पढ़ चुके हैं गुण और परिमाण में। यह क्या है, परिमाण को सूचित करते हैं, किसी तर्क वाक्य के परिमाण को सूचित करते हैं। इनको हटा दें या फिर ये जो संयोजक है इन संयोजक को हटा दें, उद्देश्य और विधेय पद को हटा दें, तो एक पद ऐसा बचता है हमारे पास। एक पद, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक पद ऐसा बचता है जो आधार वाक्यों में तो प्रयुक्त हुआ है लेकिन निष्कर्ष में प्रयुक्त नहीं हुआ, वह पद है मनुष्य का। इसको कहेंगे हम मध्यम पद। अब मध्यम पद क्या हो गया, मध्यम पद हो गया ऐसा पद जो आधार वाक्यों में तो है लेकिन निष्कर्ष में नहीं है। तो यह हो गए किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद। कितने प्रकार होते हैं इन पदों के, तीन पद। अब तीन प्रकार होते हैं, उद्देश्य, विधेय और मध्यम। अब इसको वापस पुनः दोबारा से पढ़ते हैं। किसी भी निरपेक्ष या निरुपाधिक न्याय वाक्य या न्याय युक्ति या सिलोजिज्म, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, इनमें केवल और केवल, कम या अधिक कुछ भी, कितने होंगे तर्क वाक्य, तीन निरुपाधिक तर्क वाक्यों से मिलकर बनती है निरपेक्ष न्याय युक्ति। इसमें तीन ही पद होते हैं। तीन पद कौन से, उद्देश्य, विधेय और मध्यम। अतः और इसलिए के बाद आरंभ होने वाला या बाद में आने वाला निरुपाधिक तर्क वाक्य क्या कहलाता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में जो विधेय पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है वह उद्देश्य, जो विधेय पद जो दूसरे आधार वाक्य में आया है वो प्रथम आधार वाक्य बनता है और उसके बाद वाला दूसरा आधार वाक्य। इसके अलावा देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रत्येक पद निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितनी बार आया है, 2 बार। देखिए आगे, मनुष्य 2 बार, मरणशील 2 बार, प्रोफेसर 2 बार। तो इस प्रकार प्रत्येक पद की आवर्ती, रिपीटेशन कितनी बार होता है, 2 बार। तो निरपेक्ष न्याय वाक्य की परिभाषा क्या होगी, केवल और केवल 3 निरुपाधिक तर्क वाक्यों से मिलकर बनने वाले न्याय वाक्य जिसमें 3 पद होते हैं, कम से कम, अधिक से अधिक, या केवल और केवल 3 पद होते हैं, उद्देश्य, विधेय और मध्यम। प्रत्येक पद की आवर्ती 2 बार होती है। देखिए 2 बार कैसे, हर एक पद उद्देश्य, विधेय और मध्यम तीनों 2 बार आए हुए हैं। इस प्रकार यह हो गया हमारा निरपेक्ष न्याय वाक्य। इसके अलावा जो उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद है इनको कुछ नाम भी दिए हुए हैं। यह हटा देता हूं मैं ताकि आपको वापस
समझ आ चुकी है। 3 पद कौन कौन से हुए? उद्देश्य पद, विधेय पद और मध्यम पद, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म। यह कहलाते हैं किसी न्याय वाक्य के पद या टर्म। यहां देखिए वापस इनको समझते हैं। सबसे पहला उद्देश्य पद, ये याद कर लीजिए, 2 नंबर में आपके पूछे जाने वाले सवाल है। दूसरा विधेय पद और तीसरा मध्यम पद। उद्देश्य पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, विधेय को प्रेडिकेट और मध्यम को मिडिल टर्म भी कहते हैं। यह क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं टर्म या पद। उद्देश्य पद किसी निरुपाधिक तर्क वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। विधेय पद उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है विधेय पद। मध्यम पद किसी निरपेक्ष न्याय वाक्य में प्रयुक्त होने वाला ऐसा पद जो आधार वाक्यों में तो है लेकिन निष्कर्ष में नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं मध्यम पद। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड मिडिल टर्म। इसके कुछ और नाम भी हैं। सब्जेक्ट को पक्ष पद भी कहा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है पक्ष पद। इसको विधेय को साध्य पद भी कहा जाता है और ये तो मध्यम पद ही कहा जाता है। इसके अलावा इसको अमुख्य पद, सब्जेक्ट को अमुख्य पद और विधेय को मुख्य पद भी कहा जाता है। यह 2 नंबर में पूछे जाने वाले, इंग्लिश में इसको लिखे हैं तो इसको कहते हैं माइनर टर्म और इसको कहते हैं मेजर टर्म। माइनर टर्म, मेजर टर्म, यह विभिन्न प्रकार के एक ही पद के अलग अलग नाम है। सबसे पहले उद्देश्य पद, इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसको पक्ष पद भी कहते हैं, इसको अमुख्य पद भी कहते हैं, इसको माइनर टर्म भी कहते हैं। उसके पश्चात विधेय पद, इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं, इसको साध्य पद भी कहते हैं, इसको मुख्य पद भी कहते हैं, उसको मेजर टर्म भी कहते हैं। मध्यम पद, इसको मिडिल टर्म या कई बार हेतु भी कहा जाता है। हेतु। तो यह हो गए विभिन्न प्रकार के पद हो गए। इसके अतिरिक्त न्याय वाक्य जब हम पढ़ेंगे कल, न्याय वाक्य की मतलब कल क्या ऐसी वीडियो की श्रृंखला में, इसको एक बार वापस देख लीजिए। पद या टर्म क्या होता है? किसी तर्क वाक्य में प्रयुक्त होने वाले उद्देश्य, विधेय या मध्यम कितने प्रकार के होते हैं जो निरपेक्ष न्याय वाक्य में आते हैं? उद्देश्य, विधेय और मध्यम पद। उद्देश्य पद निरुपाधिक तर्क वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। विधेय पद उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ कहा जाता है। और तीसरा मध्यम पद किसी निरपेक्ष न्याय युक्ति में प्रयुक्त ऐसा पद जो आधार वाक्यों में तो प्रयुक्त हुआ है लेकिन निष्कर्ष में नहीं आया, उसको कहा हमने मध्यम पद। इसके अतिरिक्त इनके अलग अलग नाम जो मैंने आपको दिखा रखे हैं। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं या पक्ष पद भी कहते हैं, मुख्य पद भी कहते हैं, माइनर टर्म भी कहते हैं। ये नाम लिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, 2 नंबर में लिखा हुआ आता है पेपर में। माइनर टर्म किसी न्याय वाक्य या न्याय युक्ति या निरुपाधिक तर्क वाक्य के उद्देश्य पद को माइनर टर्म कहा जाता है। या आ गया मेजर टर्म, किसी निरुपाधिक न्याय युक्ति के विधेय पद को मेजर टर्म कहा जाता है। या आ गया हेतु, मिडिल टर्म, किसी न्याय वाक्य के विधेय पद को हेतु कहा जाता है। तो यह आपको याद करना है, यह याद करना है। 2 चीजें आज मैंने आपको याद करने और अच्छे से समझने को कही है। पहले निरुपाधिक तर्क वाक्यों के रेखा चित्र A, E, I और O के,
दूसरे मैंने कहा है यह इन पदों के नाम। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद इसी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हम पढ़ेंगे न्याय वाक्य के मूड एंड फिगर, अवस्था और आकृति। उसके पश्चात जॉन वेन के रेखा चित्र। थैंक यू।